कंट्रोल में नहीं है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरह। एक आपके पास ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। वो दूसरे को देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं, उसमें वो कॉन्फिडेंस है, मेरे में नहीं। उन्हें दिख भी रहा होता है मुझे कहाँ बोलना है, बट वो सोच में रह जाते हैं। तो यूनिवर्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स शब्द से पहले आपकी वाइब्रेशन, आपकी इंटेंशन पे काम करता है। सो NLP कैसे इस राह में उन्हें हेल्प कर सकती है कि उनका गोल क्लैरिटी हो, करियर क्लैरिटी हो। और जब आप सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं तो आपका ब्रेन, चूँकि ब्रेन हमेशा आपको प्रोटेक्टिव मोड में रखता है। ये मेंटल हेल्थ से भी बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि शायद मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत इमोशनली इतना ब्रेक डाउन हुए हैं, खड़े हुए फिर ब्रेक डाउन हुए हैं, फिर गिरे हैं। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्रेन नेगेटिविटी को जल्दी कैच करने के लिए ही ट्रेंड हुआ एक तरह से। आप उसे ये भी नहीं बोल रहे हैं कि बेटा भाई बस करो, मोबाइल टाइम ओवर हो गया, और आप उसको देख रहे हो। तो अगर आपकी खुशी की डिपेंडेंसी किसी अदर के पास है, इसका मतलब है कि आपके अंदर खुद के प्रति अनवर्दीनेस के थॉट है। स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में लाइफ विद नीलिमा। वैसे तो हमने सुना है कि जिंदगी जो है ना वो जीने का नाम है, पर हम इस जिंदगी को किस तरीके से जी रहे हैं? क्या आप इस जिंदगी को डर के साथ या बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे हैं, या किसी फोबिया के साथ जी रहे हैं, या किसी माइंड में बहुत सारे बैगेजेस लेके जी रहे हैं? तो क्या आप रियली में ज़िंदगी जी रहे हैं? आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टीनेज में हो या अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो। इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखिएगा, जो आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट हैं जो प्रोफेशनल NLP कोच हैं, सताक्षी सिंह जी। इन्होंने बहुत ही प्यार और सरलता से कितने ही लोगों की सोच को समझा, उन्हें उनके इमोशंस को जाना, पहचाना और उन्हें गाइडलाइंस दी, उनका हाथ पकड़ के उनको क्लैरिटी की तरफ लेकर आई और उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिससे उन्होंने नई सिरे से ज़िंदगी शुरू की। मैं अपने पॉडकास्ट में आपका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ सताक्षी जी। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैविंग मी हियर। राइट। आपकी वॉइस वाकई बहुत प्यारी है, आपको सुनने वाले लोग इसको जरूर एडमायर करेंगे। देना था जो उतने भी मैं आपकी रिसर्च कर रही थी या मैं आपके, तो आपकी आवाज़ में ना एक म्यूज़िक था, तो मुझे लगा मेरा कनेक्ट बैठा आपके साथ। थैंक यू। तो NLP के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो आप पहले तो ऑब्वियसली यही बताइए हमारे दर्शकों को कि NLP है क्या, और आपकी ज़िंदगी में NLP जुड़ा तो आपकी लाइफ में उससे क्या क्या बदलाव आए? ओके, बहुत अच्छा और बहुत ही देखा जाए तो बहुत गहरा क्वेश्चन है ये कि NLP है क्या। हम अपनी ज़िंदगी में कई बार बहुत कुछ सोचते हैं कि ये ना हो, पर वो हो रहा होता है। बहुत बार हम ये सोच रहे होते हैं कि ये थॉट मेरे दिमाग में ना आए, ऐसा मैं ना सोचूं, लेकिन फिर भी हम उसकी दिशा में और गहराई से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हम खुद को रोक नहीं पाते, जबकि ये सारी प्रक्रिया की जा रही है आपके माइंड से। विचार कहते हैं ना, विचार माइंड से चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर के बाकी अंगों की तरह, यानी अगर हम चाहें तो ही हम हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो ही मैं आपको देखूंगी, अदरवाइज मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम ना चाहें कि मेरा थॉट में कोई भी नेगेटिविटी ना आए, बट ऐसा हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत लोग रिलेट करेंगे इससे कि वो नहीं चाहते कि नेगेटिविटी रहे। कोई भी नहीं चाहता कि वो गंदा सोचे, बुरा सोचे, अपने लिए नेगेटिव सोचे, पर वो थॉट आते हैं ना। जी, आते हैं। यानी आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरह आपकी बॉडी के। ठीक है, अब एक आपके पास ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें उसको चलाने का या उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं पता है। ठीक, NLP उसी तरीके को सिखाती है कि आप अपने ब्रेन के उस थॉट को या किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट को आप रोक सकें, ख़त्म कर सकें, आपके माइंड से वो बाहर जा सके।
अब इसके बाद एक दूसरा सवाल लोगों के मन में आएगा, तो क्या एक बार जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा। एनएलपी वो चीज़ है जो आपके अंदर से गंदगी को साफ करने के बाद उसी सेम तरह का थॉट आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वैसे ज़्यादातर देखा गया है कि हम लोग हमेशा एक मतलब पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, हमें ये सिखाया गया है कि बी पॉजिटिव, और उसी समय एक ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हम एकदम नेगेटिव, हमें बहुत मतलब टूट जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, और वो अपने आप वापस से उठते हैं, खड़े होते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फियर बैठा होता है, कहीं से ट्रिगर हो जाता है, और उनको लगता है कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, मेरे ही साथ हो रहा है। मैंने ऐसे बहुतों के साथ देखा है कि वो लोग मतलब वो ना चाहते हुए भी वो सोच आती है उनके अंदर, ये डर जो है उससे वो निकल नहीं पाते हैं। एकदम करेक्ट बोला। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है नीलिमा जी, नीलिमा। लोगों ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस किया जीवन में, कोई भी इवेंट एक्सपीरियंस किया जो कि नेगेटिव है, तो आपके जितने भी सेंसेस हैं, लाइक आँखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ठीक है, अनुभव महसूस कर रहा है, तो वो जो आपके अंदर भावना आई उस वक्त, अच्छा था तो अच्छा, बुरा था तो बुरा, जो भी भावना आपके अंदर आई, हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन थॉट या यादों को रखता है। गलत है। हमारा ब्रेन किसी याद को नहीं रखता, किसी थॉट को नहीं रखता। वो आपकी किसी थॉट को लेता है, अगर वो रख रहा है तो वो कैसे रख रहा है कि वो कोई थॉट आया और वो थॉट आपके इमोशन से कनेक्ट हुआ। जितना डीपर वे में आप उस इमोशंस के साथ, उस थॉट के साथ कनेक्ट हो गए, उतनी ही गहराई से आपके 80 ट्रिलियन सेल्स उस इमोशंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं। मतलब या ये कहें कि ब्रेन बहुत स्मार्ट है, उनको वो आपके 80 ट्रिलियन सेल्स में भेज देता है। अब 80 ट्रिलियन सेल्स में भेजता है मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो वो क्या करता है, वो सिंपली एक चीज़ करता है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको डाउन कर देता है। ठीक है, आपका एक अच्छा थॉट आपकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। ठीक, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके थॉट सिर्फ आपके ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड हैं आपके सेल से और सेल से जुड़े हुए हार्मोन से। तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया तो वो सीधा क्या करता है, आपके 80 ट्रिलियन सेल्स में गया, वो हार्मोन से कनेक्ट हुआ, हार्मोन की लेवल नीचे गई और उसकी वजह से आप लेथार्जिक, लो फीलिंग, प्रोकास्टिनेशन, अलग अलग तरह की एनर्जी के साथ साथ आप फिजिकल बॉडी में भी, फिजिकल मेडिकली भी बहुत कुछ चैलेंज फेस कर रहे होते हैं। डिपेंड करते हैं कि आपने ऊर्जा को कहाँ स्टोर किया है। अच्छा, ऊर्जा जिस जगह पे स्टोर हुई, तो हमने देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को जिनको बीमारी, जैसे किसी को कैंसर हुआ या कुछ भी आर्थराइटिस हुआ, तो उससे पहले या कुछ टाइम पहले अगर रिकॉल किया जाए तो वो किसी ट्रॉमा से ही गुजरे हुए होते हैं या कुछ स्टोर करके रखते हैं। करेक्ट है, क्योंकि कोई भी बीमारी आपकी बॉडी के अंदर हो रही है ना, उसका सीधा कनेक्शन आपके इमोशन से होता है। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा, एक बहुत सिंपल कहते हैं लोग, हर 6 महीने में कोल्ड होना चाहिए, वो स्वस्थ होने की निशानी है। ठीक है, लेकिन अगर वही कोल्ड आपको बार बार होने लगे तो वो आपके ये बताता है कि आपका कफ खराब है या आपका वो एरिया खराब है। ठीक है, यानी आपने जो इमोशंस को स्टोर किया ना, वो उस एरिया में स्टोर कर लिया है। तो इस वजह से वो चैलेंज बढ़ रहा है। तो अगर एक छोटी सी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर इमोशंस के द्वारा ख़राब की जा रही है और वो लंबे समय तक आपकी बॉडी उसको रख रही है, तो वो फंगस का काम करना शुरू कर देती है। ओके, ठीक है, जबकि हम क्या कहते हैं, हम उस फंगस को खुद निमंत्रण दे रहे होते हैं। सही बात। ठीक है, एक बार इवेंट हुआ, आज इवेंट हुआ, कल वो थॉट आया, परसों हमने उसको थोड़ा सा और विचार किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 2 साल 4 साल के बाद वो धीरे धीरे हमारे माइंड से चला जाता है। हमें लगता है हम भूल गए और फिर क्या लगता है कि इससे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपकी बॉडी को पड़ता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी ने उसको अपने अंदर एक तरीके से रखना शुरू कर दिया है। ठीक है भाई, कोई चीज़ आप जब कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो वो थोड़ा सा अनकंफर्ट लगती है। जैसे अगर आप रूम में कुछ भी चेंजेस करते हो तो पहले दिन बड़ा अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है और फिर आपको लगता है कि नॉर्मल है, सब एज इट इज चल रहा है। तो पहले इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका कोई भी चीज़, लोग कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है, पहले वो कॉन्शियस होती है, फिर कॉन्शियस होते जब वो एक हैबिट में आने लगती है तब वो सबकॉन्शियस में चली जाती है और
तब वो कहीं ना कहीं हमारे इवेंटली लाइफ में अपने आप घटने लगती है और हमें लगता है कि ये आदत हमारी कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इमोशंस के कारण आई है। तो वो एक रीज़न है कि हमारे अंदर की जो सेल्स है वो स्टोरेज को बाहर निकाल रहे हैं। एनएलपी कोई मैजिक है या प्रैक्टिस बेस्ड स्किल है? जिनको रिजल्ट मिलता है वो कहते हैं मैजिक है जी। और जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो कहते हैं प्रैक्टिस है। एक्चुअली ये है नीलिमा जी कि जब हम एनएलपी की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस। ये आपकी मतलब जैसे मैं जो प्रोसेस कराती हूँ उसमें मैं 20 डेज, मेरा एक प्रोग्राम है एनएलपी का, दैट इज़ 41 डेज प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें मैं 20 डेज कुछ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लीन करती हूँ। अच्छा, ठीक है, आपके जितने भी बचपन, टीनेज या आपके अभी के करंट लाइफ के जितने भी नेगेटिव पैटर्न हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, कोई फोबिया है, कोई बीमारी है, उन 20 डेज में मैं आपको क्लीन करती हूँ और ये प्रैक्टिकली मैं कराती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ करा रही होती हूँ तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी का विजुअल बहुत अच्छा होता है, किसी का ऑडियो बहुत अच्छा होता है और किसी के सिर्फ अनुभव बहुत अच्छे होते हैं, मतलब काइनेस्थेटिक बॉडी होती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जब आप लाइव करा रहे होते हो ना, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए मैजिक है या कुछ लोगों के लिए, तो जब ये प्रैक्टिस आप करा रहे होते हो, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसी के बीच में उनकी एक एक समस्या, जब बचपन निकला तो बहुत सारे चैलेंज ठीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जब वो 7-8 दिनों में कुछ बेहतर होता है तो लोगों को लगता है नहीं मैम ये मैजिक है, क्योंकि ये काम तो मेरा 7-8 सालों से नहीं हो रहा था। फिर वापस वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में भी है और जब रिजल्ट आ रहा है तो वो मैजिक भी है। तो आप ये कह लीजिए कि इसको आप मैं ऐसे कहती हूँ कि मैं 20 दिन आपकी दिमाग की स्वीपर हूँ और इतना अच्छा क्लीन करूँगी कि आपका दिमाग आपके लिए मैजिक क्रिएट करेगा। सही में ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। और मेरा ना कल मैं एक बच्ची को मिली, उस बच्ची ने शायद वो मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ पढ़ रही होगी, वो अभी 10th स्टैंडर्ड में है। सो एक एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, उसको एंग्जाइटी थोड़ी बहुत होती है, विच इज़ मे बी अ पॉजिटिव एंग्जाइटी कि मुझे पढ़ना है, इतने दिन आ रहे हैं, अब प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं बच्चों के जो 10th में हैं। और ये जो 10th का जो है ना, ये बहुत पहले से बच्चों में डाला होता है, या पेरेंट्स का 10th आएगा तब, 10th आएगा तब, बोर्ड है ऐसे। सो वो ऑब्वियसली जब अपने फ्री टाइम पे वो मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ पढ़ रही थी, तो उसने अपने कल कुछ ट्राई कर रही होगी, ग्लास में पानी भर के उसने कुछ बोला और उसने रखा, फिर बाद में आके वो बहुत डर गई। वो डरी और बार बार एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, और मेरे पूछने पे बार बार तो ना कि मैंने ना पानी में ऐसे बोला था, मैनिफेस्टेशन पे लिखा था, बट मैंने ना गलती से ना 90% बोलने की जगह 80% बोल दिया। अब वो मतलब पानी में यूनिवर्स ने वैसे ले लिया, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, उसमें वो डर बैठ गया कि अब मैं कैसे उसे वैनिश करूँ, मैं क्या करूँ। वो है तो अभी बच्चा ही है, तो उसे क्या एडवाइस दी जाए, उसे कैसे उस डर से बचाया जाए, या कैसे? पहली बात तो मैनिफेस्टेशन डर के साथ होता नहीं है जी, ठीक है। मतलब जहाँ डर है वहाँ मैनिफेस्टेशन नहीं है, जहाँ विश्वास है वहाँ मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अगर उसके माइंड में 90% की वाइब्रेशन है और गलती से सिर्फ शब्द ऐसे निकल गए हैं, तो यूनिवर्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स शब्द से पहले आपकी वाइब्रेशन, आपकी इंटेंशन पे काम करता है। ठीक है, तो उसको आप ये समझाओ, अगर आप उसको समझा सकते हो तो आप उसको ये बोलो कि बेटा आपका जो इंटेंशन है ना, जहाँ आपका इमोशंस है, भाई जहाँ इंटेंशन होगा वहीं इमोशंस है, जहाँ इमोशंस है वो यूनिवर्स ने वहीं लिया, क्योंकि रास्ता वहीं है। ठीक है, हमने शब्द बोला पर उस पर कोई इमोशन नहीं थे, भाई 80% हमने बोला, लेकिन हमारा उसमें कोई इमोशन नहीं है कि हमें 80% मिलेंगे, वो तो बाई चांस गलती से निकल गया। ठीक है, अगर फिर भी मन में ये डाउट या डर आ रहा है तो आप ऐसे बोलो कि यूनिवर्स, आई रियली वॉन्ट टू क्लियर दिस वर्ड, आई रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस वर्ड, और आप देखो कि वो 80% जो है ना वो मिट गया है, और उसकी जगह 90% अच्छा ग्रीन कलर में, रेड कलर में। देखो ये क्या है ना, ग्रीन और रेड का मतलब क्यों है, आपका ब्रेन कलर एफिशिएंसी को तुरंत कैप्चर करता है। अच्छा, ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ग्रीन और रेड कलर को कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका इंटेंशन तुरंत उसकी तरफ जाता है। ठीक है, तो
उस वजह से वो जब ऐसा करेगा पर्सन, जो भी बच्चा है वो अगर ऐसा करता है तो उसकी वाइब्रेशन तय करेगी, उसकी इंटेंशन तय करेगी कि उसको क्या मिलेगा। तो आप उसको बोलो नहीं, यूनिवर्स के पास जब मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वाइब्रेशन से जा रहा है, आपकी इमोशन से जा रहा है, और आपका इमोशंस 90 से जुड़ा हुआ है तो 90% आएंगे। ठीक है, 80% के साथ कोई वाइब्रेशन नहीं है ना। हाँ, इसलिए इसलिए आपने बहुत अच्छे से समझाया एंड आपकी ये बात उस तक ज़रूर पहुँचेगी। बिल्कुल जी। और मेरी विशेस है उस बच्ची के लिए कि उसके 90% आ चुके हैं, बल्कि 90% से एवब आए, 94 से ऊपर आए हैं। ठीक है, तथास्तु, आ जाएंगे। आई थिंक ईश्वर की पता नहीं निकला है तो शायद हो भी जाए। हाउ स्वीट, मेरे गूज़बम्स आ गए आपके ऐसे बोलने पे कि मैं उस बच्ची से भी कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आपका ब्लेसिंग्स उस तक पहुँचे। टीनेजर्स आजकल, इनके अंदर जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में हैं, उनके अंदर मतलब वो बोलना चाहते हैं, वो दूसरे को देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं, और उसने बहुत अच्छे से बात कर ली, उसमें वो कॉन्फिडेंस है, मेरे में नहीं। मैं उन्हें दिख भी रहा होता है मुझे कहाँ बोलना है, पर वो सोच में रह जाते हैं, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलूँगा तो गड़बड़। अगर हिम्मत करके बोलने की कोशिश भी करते हैं तो शायद वो शब्द गायब हो जाते हैं उनके मन से, वो बोल नहीं पाते, या उनके पाँव थरथरा जाते हैं। ऐसे मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि शायद मैं जब छोटी थी मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी न्यूज़ रीडिंग या थॉट ऑफ द डे बोलने, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया जब मैं स्टेज पे चढ़ रही होती थी तो मुझे लगता था मैंने गलत कर लिया, मैंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली। दिखा हुआ भी मुझे दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मैं करती थी और मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी। तो ऐसे के लिए आप क्या, मतलब NLP कैसे काम करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोगों को हेल्प करेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि बच्ची बोलना चाहती है पर वो बोल नहीं पा रही है। वो बच्ची टीनेज है, ठीक है। 110% की उसका जो बचपन रहा है ना, किसी समय इसको एक्सप्लोजर नहीं मिला है, ठीक है। किसी न किसी समय जब वो बच्चा लगभग 3 से 8 साल की एज में रहा होगा, उस समय उसको बोलने पे कई बार शायद बोला गया होगा कि डोंट डू दैट, धीमे बोलो, मत बोलो, कितना बोलती हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में वही प्रोग्रामिंग हो गई है, ठीक है। क्योंकि आप एक बच्चे का 5 साल तक का जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत जल्दी कैप्चर करता है, क्योंकि चेतन मन जो होता है उस वक्त उतनी नहीं एक्टिव होता है जितना कि एक्चुअली कहते तो ये है कि जो एक बच्चा 5 से 7 साल का है ना, उसका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है पहले। तो राइट ब्रेन क्या है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। और पब्लिक स्पीकिंग करना ये भी एक क्रिएटिव आर्ट है। इसमें ये अपोजिट भी हो जाता है, जैसे कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड होते हैं और कुछ राइट हैंड होते हैं, तो इसमें ब्रेन का भी कुछ नहीं, इसमें ब्रेन का कनेक्शन होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस का भी कनेक्शन होता है। ओके, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे के अंदर मान लीजिए बोलने की कैपेसिटी है पर वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है खुद को, तो कहीं ना कहीं बचपन में उसने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सप्लोर किया होगा। लेकिन कई बार हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, ज़रूरी नहीं कि वो घर में ही हो सकता है कि वो कहीं बाहर हो, किसी फैमिली में हो, किसी और स्कूल में हो, किसी और एरिया में, उसकी उस चीज़ को दबाया गया होगा। वो इमोशंस उसके अंदर कहीं ना कहीं वाइब्रेंट कर रहे होंगे, इसीलिए आज उसको वहाँ जा कर के बोलने में वो चीज़ उसे याद नहीं होगी क्योंकि वो बचपन में हुई है, पर उसकी एनर्जी उसके पास है तो वो डेफिनेटली नहीं बोल पाएगी। जी, ठीक है। जब भी उसको अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई बच्चा है आपका, जैसे आपने बताया, सिंपली क्या करना है, उसको बिठाइए, उससे बोलिए, क्योंकि टीनेज का बच्चा इतना कर सकता है, ठीक है। उसको बिठाइए, क्योंकि मेरे पास टीनेज के बच्चे आते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी मेरे पास एक बच्चा कर रहा है और वो 12th में है। ओके, ठीक है। तो उसको आप बोलिए कि आप देखो कि आप कौन सी ऐसी जगह है 3 से 5 साल के बीच में, जो बच्चा छोटा और टीनेज में होता है तुरंत ब्रेन क्लिक कर देता है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो ना, कार्मिक अकाउंट्स बढ़ते जाते हैं, कह लीजिए कि इवेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो ब्रेन में तुरंत से नहीं आता है, बहुत ट्रांस में जाने के बाद आता है। लेकिन बच्चों को तुरंत आता है कि मैंने, अच्छा इस एज में ऐसा था, इस एज में किसी पर्सन ने मुझे इतनी बुरी तरीके से बुली किया था, या मेरे बोलने पे मुझे बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ी थी, या जो भी उसके बैड एक्सपीरियंस होंगे वो उसको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे ही उसे याद आए, उससे बोलिए कि पहले तो इस पिक्चर को हटा दो,
जैसे आप पिक्चर हटाते हो तो आप अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हो कि आई एम रेडी टू रिलीज जो मुझे नहीं चाहिए। जी। ठीक है, जैसे ही पिक्चर आपको देखी, आपने उसको किया, क्रंच किया, क्रम्बल किया, उसको फेंक दिया, तो इसमें दो चीज़ें हुई। एक तो इमोशंस निकला कि मैं से निकाल रही हूँ, आई डोंट नीड। ठीक है, दूसरा कि जैसे ही आप ये करते हो, आप ध्यान देना कि अगर उसके पास जब भी वो स्पीक करने के लिए सोच रही है और नहीं स्पीक कर पा रही है, उसको बोलिए कि ध्यान दो कि तुम्हारी बॉडी में कहाँ पेन हो रहा है। अच्छा। ठीक है, जहाँ पेन हो रहा होगा, भारीपन, टिंगलिंग, चुभन, अनकंफर्टेबल एनर्जी फील हो रही होगी उसकी बॉडी में, लाइक मेनली चेस्ट में, हेड में या फिर स्टमक में होता है। ठीक है, जहाँ पे भी हो रहा है उससे बोलिए कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत बुरी ब्लैक कलर की एनर्जी देखो, और देखो कि वो जो है धीरे 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 उड़ रही है या फिर पानी से वॉश हो रही है। अच्छा। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसका वो डर वैनिश हो जाएगा। और जब ये प्रैक्टिस आप लगातार करते रहोगे, लाइक 10 से 11 दिन, तो आप देखोगे कि उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। अच्छा। और वो एक्सप्रेस भी कर रही है और वो कर भी पा रही है। आप प्रैक्टिकली अगर ये कराओगे ना, जो लोग भी ऐसा महसूस करते हैं कि उनके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कराइएगा। इवन आप खुद भी अगर बहुत बड़े भी हैं, लाइक 20-30 के बीच में हैं या बड़े हैं और करना चाहते हैं, तो आप हम ये चीज़ करके देखिएगा कि आप अगर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो इमोशन आ रहे हैं जब आप नहीं कर पा रहे हैं और वो कहाँ पे आ रहे हैं, वॉश कीजिए पूरी बॉडी को। एक ऐसे फील कर लीजिए कि मैं बाथरूम में हूँ, शावर चल रहा है, पानी अंदर भी जा रहा है और उस एनर्जी को क्लीन करके बाहर निकाल रहा है। हर दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर से अपने आप वो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा कि आप स्पीक कर पा रहे हो। वाह, ये बहुत बच्चों के लिए मतलब एक कॉन्फिडेंस की बात है कि जो नहीं बोल पा रहे, कि आप अपने नेगेटिव जो भी इमेजेस हैं उसे वॉश करिए अपनी लाइफ से। शायद वो आपके लिए ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं क्रिएट Correct. कर रहे हैं और वो आप शायद इतना लंबा लेके घूम रहे हैं। आपको पेरेंट्स को यूजुअली इसमें अपने बच्चों की हेल्प ज़रूर करनी है एनएलपी के थ्रू, राइट? राइट, क्योंकि आई थिंक जिस तरीके से हमें ऑक्सीजन चाहिए या प्राणवायु चाहिए जीने के लिए, उसी तरीके से शायद एनएलपी चाहिए हमारे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, है ना? ताकि मैं हम यहाँ नीलिमा जी एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी। मैंने एनएलपी से पहले, क्योंकि मैं खुद एक सीवियर डिप्रेशन में थी, ओके, और मैंने अपने आप को बिना किसी डिप्रेशन की दवाई के लगभग, मतलब सीवियर डिप्रेशन इन द सेंस इस लेवल पे कि मेरा, और ये कोविड से पहले हुआ था। नहीं तो लोग सोचते हैं कि जुबान का टेस्ट चला गया था इसका मतलब कोविड हुआ था। कोविड से पहले मुझे हुआ था ये चीज़। ओके ओके, ठीक है, तो मुझे कोई टेस्ट नहीं आता था नमक चीनी का, और अच्छा। बिना किसी दवा के मैंने खुद को लगभग 2.5 से 3 महीने परफेक्टली ठीक किया था। ठीक है, तो मैंने जो नोटिस किया कि जब आप दूसरी हीलिंग मोडालिटीज़ या आप मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो आप बेहतर तो हो जाते हो। ठीक है, लेकिन वो कोई इवेंट है या कोई चीज़ है जो इमोशनली आपके ब्रेन और हार्मोन से कनेक्टेड है, उनकी इमेजेस, उनके साउंड्स, उनके इमोशंस आप नहीं निकालते हो, तो वो समय से समय जब भी आप हीलिंग को बंद कर दोगे या आप उस चीज़ को क्लोज कर दोगे, एक समय के बाद आप देखोगे कि वो चीज़ वापस आपको ट्रिगर कर रही है। हो सकता है कि इस बार आपकी मात्रा थोड़ी कम हो, उतना इम्पल्सिव ना हो, लेकिन ट्रिगर वो कर रही है, तो वो ऊर्जा अंदर है, वो आपको ब्लॉक करेगी। ओके, ठीक है, तो इसलिए जैसे कई बार लोग कहते हैं कि एनएलपी ज़रूरी नहीं है कि हम एनएलपी ही कर रहे हैं तो क्या हम ठीक हो, हम दूसरी मोडालिटी भी तो करके ठीक हो सकते हैं। तो उसका एक सीधा सा मैंने जो समझा कि मैंने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी करी, लेकिन फिर भी मेरे पास पास्ट के इवेंट्स थे, उनकी पिक्चर्स थी, उनके साउंड्स थे, वो नहीं गए थे। अच्छा, ठीक है, तो मैं ठीक तो हो गई, पर वो साउंड्स थे, वो इमेजेस थी, वो कब गई? जब मैंने एनएलपी करी थी। ठीक है, देन आई फील दैट कि आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मतलब मैं बहुत इमोशनल थी, नाउ आई फील दैट आई एम वेरी मच इमोशनली आई बैलेंस्ड। कैन सी दैट सूदेस एंड सो कंफर्ट कि अगर आप ये वाली चीज़ बताओगे नहीं तो कभी लगेगा ही नहीं कि आप भी कभी डिप्रेशन में थे। एंड आई थिंक वो आया ही इसलिए था आपकी लाइफ में, शायद करेक्ट, आप एनएलपी से एक मिले। समय हम अपनी बुरी परिस्थितियों को ना ब्लेम क्लेम करते हैं, ईश्वर को दोष दे देंगे, दुनिया को दोष दे देंगे, लोगों को दोष दे देंगे कि मेरे जीवन में ये जो घट रहा है ना, ये दैट पर्सन की वजह से है। एग्जैक्टली किसी पर्सन की वजह से होता नहीं है पहले तो। ठीक है, आपके जीवन में घटने वाली हर घटना का जिम्मेदार आप खुद है। अच्छा, ठीक है, एनर्जेटिकली भी, कार्मिक वाइज भी और सिचुएशनली भी। अगर किसी को मेरी बात सुनकर ये लग रहा हो
तो मैं इसको ऐसे प्रूवन कर सकती हूँ। मुझे भी एक समय पे ऐसा लगता था कि मेरी इस स्थिति का जिम्मेदार शायद कोई और है, मेरी स्थिति का ये जिम्मेदार शायद मैंने किसी बर्थ में सेम स्थिति उस पर्सन के साथ पैदा की होगी। ये सोचकर हम उसे माफ़ कर सकते हैं ना। और अगर हम किसी पर्सन को माफ़ कर दें और जो भी सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी खुद ले लें, तो हम आधी हीलिंग वहीं कर लेते हैं। सही बात। किसी भी चीज़ की हीलिंग हम आधी हीलिंग वहीं कर देते हैं जहाँ पे भी हम परिस्थिति की जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर हम जिम्मेदारी ले लें तो हम बहुत ईजिली उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद हमारा कंट्रोल सिर्फ हम पे ही है ना। मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करूँ, इट्स बेटर कि मुझे ही शायद समझना होगा, जो आपका कहने का मतलब है कि मैं खुद ही समझूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। करेक्ट। इसके अंदर हम जो कहते हैं फॉरगिव एंड एक्सेप्ट इट, उसका कितना बड़ा रोल है एनएलपी में? पूरी हीलिंग में सबसे बड़ा रोल उसी का है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, कुछ भी घट चुका है, कुछ भी गलत है। कितने लोग आज जानते हैं कि उनकी फिजिकल बॉडी में कुछ ना कुछ तो चैलेंज है, ठीक है, बीमार है तो पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर दवाएं खा रहे हैं। मैं दवाओं के खिलाफ नहीं हूँ, पर दवाएं ये नहीं कहती कि ये दवा आपके किसी भी रोग को ठीक करेगी। हर एक मेडिसिन आपकी हर एक बीमारी को दबा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इस किसी तरह की हीलिंग या ब्रेन के थ्रू करते हैं तो आप उस इमोशंस को निकालते हैं जिसके कारण वो बीमारी आई है। तो जिसके कारण है, जो कारण है, जब आपने उसी को काट दिया तो फिर चीज़ ही नहीं बचेगी ना। जी। चीज़ अभी हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि पूरा पेड़ है जिसमें पतझड़ आ गया है, लेकिन हम उसकी डालों को काट रहे हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, उस पेड़ की जड़ में कीड़े लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो पेड़ वापस से थोड़ा सा भी वो होगा, वो वापस फिर वैसे ही पतझड़ बन जाना है। तो एनएलपी क्या करता है, नीचे से जड़ को क्लीन करता है, नया बीज लगाता है और नए तरीके से उगाता है, फिर जिंदगी हरी भरी लगती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। पर इसमें फिर भी बहुत लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे ही साथ फिर मतलब दोबारा मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मुझे कहते हैं कि मेरे साथ बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न्स हुए हैं शायद, राइट, कि उन्होंने फॉरगिव किया, एक्सेप्ट किया, और बिकॉज वो पॉजिटिव है तो उनको होता है कि चलो आगे मूव करते हैं, अब नहीं चलो, क्योंकि दे वांट हैप्पीनेस इन देयर सराउंडिंग। फिर वो देखते हैं 2-3 साल बाद वही सेम पर्सन और वही सेम मिस्टेक। फिर क्योंकि कुछ रिश्ते, जैसे अगर कोई बाहर का है तो आप उनसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, आप उन्हें नहीं देखें, जो धीरे धीरे शायद आप भूल जाएं। लेकिन अगर कितने ही लोग होते हैं, शायद उनके रिलेशनशिप ही हैं, आप मदर इन लॉ बहू ले लो, कभी कभी मदर एंड सन बच्चों में, या फादर एंड बच्चों में, या लॉज में, या इवन पार्टनर्स या स्पाउस में, है ना। हम मतलब उनकी वजह से ये हुआ, चलो मैंने माफ़ कर दिया क्योंकि तुम मेरे अपने हो, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया। पर और शायद तब प्रॉमिसेस भी होते हैं, सब होता है, लेकिन फिर से घूम के वही सिचुएशन आ जाती है और फिर उनको लगता है 1 बार 2 बार, फिर ये क्यों हो रहा है, इससे कैसे वो एनएलपी उसमें हेल्प करती है हमें? ठीक है, देखिए जैसे आपने कहा ना पैटर्न, हम माफ़ कर देते फिर भी वो चीज़ हो रही है। पहली बार आप माफ़ तो करते नहीं है। अच्छा, माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये इतना सरल नहीं है कि आपने शब्द बोल दिया और माफ़ी मिल भी गई और माफ़ कर भी दिया, ठीक है। क्या सच में अगर आपने किसी ने बहुत आपको, मान लीजिए किसी ने आपको बहुत हर्ट ही कर दिया और आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं मैं माफ़ कर देती हूँ, तो क्या सच में आपके ब्रेन के अंदर वो थॉट नहीं आते कि इस बंदे ने मेरे साथ बुरा तो किया है? जी, आते हैं ना। अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि ये बुरा किया है, तो माफ़ तो आपने नहीं किया है। माफ़ी एक ऐसी प्रक्रिया है नीलिमा जी कि जो है, आपको जब आप किसी को माफ़ करोगे ना, कोई सोल आपको माफ़ करके जाएगी या आपने किसी को माफ़ किया है, आपको हार्ट चक्र में यहाँ से आपको वो कनेक्शन होता है, यहाँ पे आपको ना बहुत गैस्ट्रिक जैसी पेन होती है, ठीक है। जब आप माफ़ करते हो किसी सोल को, और कोई सोल ये थोड़ा सा एनर्जेटिकली है, स्पिरिचुअल हीलिंग की तरह से है। जब आप कोई पर्सन या किसी अकाउंट को बंद कर रहे होते हैं, कार्मिक अकाउंट को बंद कर रहे होते हैं और माफ़ कर रहे होते हैं, उस सोल ने आपकी सोल को और आपकी सोल ने उस सोल को माफ़ कर दिया है ना, तो आपको यहाँ पे बहुत भयंकर पेन होता है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, जब गैस्ट्रिक, मैंने इसलिए बोला क्योंकि रिलेट कर पाएंगे आप, जैसे गैस का प्रोसेस नॉर्मल हो जाता है, आपकी बॉडी में स्टेबल हो जाती है, तो आप कैसा रिलैक्स फील करते हो,
जैसे आपको मान लीजिए यहाँ हैवीनेस फील हो रही है, वो रिलीज हो गई तो आपको कितना नॉर्मल फील होने लगता है, होता है ना, बहुत बहुत एकदम बिल्कुल लाइट फील होता है आप। लाइट फील होता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप माफ करते हो ना तो वो एकदम लाइट फील होता है। उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी बात आपको कभी इफेक्ट करेगी ही नहीं। वो पर्सन सामने अगर खड़ा हो जाए फिर भी आपको डिसबैलेंस कर ही नहीं सकता है। इतना है, अगर आपने किसी को माफ कर दिया है या किसी व्यक्ति ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन हमने इसको इतना इजी बना दिया है ना, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड है सॉरी, राइट। इफ आई एम सेड सॉरी दैट मीन्स सॉरी। नो, इट्स द प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, आप रेगुलर करते रहे और ये एहसास आपको आपकी आत्मा खुद ही करा देती है कि ये पर्सन के साथ आपका अकाउंट अब क्लोज हो चुका है। अच्छा, ठीक है। ये मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है, ठीक है, क्योंकि मैं ये वाली प्रोसेस कराती हूँ। अच्छा, ठीक है, मतलब भले ही मैं एनएलपी करा रही हूँ पर मैं उसमें एनएलपी के साथ साथ कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें डालती हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप अपने ब्रेन से डिलीट कर रहे हो, चीज़ों से डिलीट कर रहे हो, पर आपका इमोशंस इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि आप उस पर्सन को जाने ही नहीं देना चाहते हो। ठीक है, मतलब आप एक तरह से कहें कि आपका ब्रेन आपको दोहरी जिंदगी जीने पे जबरदस्ती मजबूर कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन नेगेटिविटी को जल्दी कैच करने के लिए ही मतलब ट्रेंड हुआ एक तरह से। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सोच, एक जैसे कहते हैं ना, एक कंधे पे अच्छा व्यक्ति बैठा होता है, हम उसमें देखते हैं ना। हाँ, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ आप जो कह रही हैं। हाँ, और एक कंधे पे जब हम छोटे थे तो अक्सर देखते थे बेताल की कहानी, अगर किसी ने पढ़ी हो तो वो उसमें तो बहुत ज्यादा ये है कि एक उस पे जो है अच्छा व्यक्ति दिखाते हैं, एक पे बुरा दिखाते हैं। तो जब बुरा आता है तो लगता है कि यार इस पर्सन को तो, यार इसने मेरे साथ बड़ा गलत किया, इसको तो मतलब बदला लेना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन जब वही सोल नॉर्मल अपने फॉर्म में आती है, पॉजिटिव फॉर्म में आती है, नहीं यार माफ़ कर दो, हमारी ज़िंदगी गड़बड़ हो रही है, इसे माफ़ करो। ठीक है, तो आप डबल थॉट में चल रहे होते हो, एक टाइम आप सोच रहे होते, एक टाइम आप नेगेटिव, एक टाइम पॉजिटिव सोच रहे होते हो। जिस टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हो या आप पॉजिटिव सोच रहे हो, जब आप एनएलपी कर रहे हो और निकालना चाहते हो, जो कि मेरे सामने आती हैं चीज़ें, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, लोग जो नहीं निकाल पाते, निकालते तो ही हैं, उनमें ये आता है कि वो किसी चीज़ को छोड़ना तो चाहते पर अंदर से इमोशंस उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो इमोशंस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो इंसान छोड़ना भी चाह रहा है और रखना भी चाह रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको माफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। माफ ही इसका जरूरी हो जाता है, मेन हीलिंग प्रोसेस है, जिसमें मतलब जनरली कैसे कि आप आईज क्लोज करो, उस पर्सन का नाम लो, उससे बोलो कि मैं आपकी हायर सेल्फ से बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, और जस्ट विजुअलाइज कर लो कि वो पर्सन आपके सामने बैठा है। अच्छा, ठीक है, मतलब बस आपको इमेजिन करना है कि वो आपके गेट से आया और आपके सामने बैठ गया, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो। ठीक है, बट आपको ये आईज क्लोज की करना है। जितनी ईमानदारी से आप करोगे उतनी ईमानदारी से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपने सामने बैठाया। अब ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर उससे कह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपके मन में जितनी भी भावना हो ना, उससे उस टाइम बोल दो, क्योंकि इंसान का लॉजिकल माइंड क्रूर होता है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन सोल दयालु होती है। इंसान मैटरलिस्टिक लाइफ में आपको माफ़ करना नहीं जानता, लेकिन सोल माफ़ बहुत ईजिली कर देती, क्योंकि वो भी अपने कर्म बंधन से छूटने ही आई है। ठीक है, तो जब आप माफ़ी मांगते हो कि प्लीज़ अब मुझे फॉरगिव कर दो, मैंने शायद किसी बर्थ में आपके साथ गलत किया था, पहले तो ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि शायद मैंने कभी कुछ गलत किया था, क्योंकि तभी हमें मिला है, और ये गीता भी कहती है। ठीक है, तो आपने बोलना है ये कि मैंने माफ़ कर दिया, आपने भी मुझे हर्ट किया, तो आई रियली जस्ट फॉरगिव यू। ठीक, ये प्रोसेस आपने रेगुलर अगर 10-11 दिन कर लिया, तो जिस पर्सन से आपको बहुत तकलीफ है, या तो आपके बीच रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, या तो वो पर्सन आपकी लाइफ में एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मतलब उससे आपके अंदर पड़ने वाली कोई भी इमोशनल इम्पैक्ट बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी गुड प्रोसेस, पर इसको करना उतना इजी नहीं है जितना कि सॉरी बोल देने से हो जा रहा है। ऐसा इसमें होपोनोपोनो प्रेयर भी हेल्प करती है जनरली, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है ये। जब भी आप ये बोल रहे हो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू,
तो आप किसी पर्सन को नहीं बोल रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके पुराने बर्थ से जुड़े हुए इमोशंस, इस बर्थ से जुड़े हुए इमोशंस मौजूद होते हैं। जब आप इसे बार बार बोलते हो कॉन्शियसली, तो एक टाइम ऐसा होता है कि ये सब कॉन्शियसली भी होने लगता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद एनर्जी जब आप बार बार बोल रहे होते हो, उसकी वाइब्रेशन बढ़ रही होती है, तो वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो आप अननोइंगली, एफर्टलेसली अपने उस कर्म को या उस अकाउंट को या उस एनर्जी को या उस पर्सन को कह लीजिए न्यूट्रल कर लेते हो या हटा देते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जीवन में जो कुछ है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में ही डिजाइंड है। कितने लोग ऐसे देखा गया है कि वो लोग अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सप्रेस कर देते हैं। उन्हें बुरा लगा, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ह्यूमिलेट हो चुके होते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आई है, लेकिन वो सप्रेस कर लेते हैं, शायद बोलते ही नहीं हैं, या कई सालों बाद जाके एकदम ब्लास्ट होते हैं, या बहुत पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात, अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबा रहा है तो ये पैटर्न उसका यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, ये पैटर्न बचपन से आया है। ठीक है, मैंने आपकी करंट लाइफ, वर्तमान जीवन जो कुछ है, उसका सीधा संबंध आपके टीनेज, मतलब अब मैं ऐसा कह दूं कि 3 से 21 साल की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पूरे जीवन को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, आपके जो 7 साल का बच्चा होता है, कहते हैं 7 साल तक एक बच्चे की केवल राइट ब्रेन एक्टिव हो रही होती है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल है वो एक्टिव नहीं होती है। 7 साल के बाद आपकी लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होनी शुरू होती है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि पूरे एक्टिवेशन में उसको 3 से लेकर 21 साल की एज का समय लग रहा है, तो यानी ये वो टाइम है जब ब्रेन ने आपको कैसा जीना है इसको ग्रैब कर लिया है, या ये कह लीजिए जिसको हम अपब्रिंगिंग कहते हैं, या जिसको कहते हैं कि इसकी दिशा निर्धारित की जा रही है कि इसको कैसा जीवन जीना है। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आपके पूरे बॉक्स से, आपके पूरे बॉडी के अंदर, आपके बाहर, सब कुछ यहाँ से डिजाइन होना है। क्यों? क्योंकि ये एक वेवलेंथ क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड बुमब्रेन। ठीक है, और बुमब्रेन जो होता है, मतलब बुमब्रेन कुछ ऐसा है, समझ लीजिए जैसे कि नदी होती है ना, या समुद्र देखा है कि लहरें ऐसे से आई और फिर वापस गई। ठीक है, तो जैसा आया वैसा लौट के गया, तो जैसा थॉट था वैसी वाइब्रेशन बनी और वैसा ही लौट कर जीवन में होना शुरू हो गया। तो आपका ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एज में हैं आज, मतलब 10 साल से लेके अगर आप 80 साल तक हैं, 90 साल तक हैं, तो भी आपको आपके इस बॉक्स को ठीक करने की जरूरत है, ना सिर्फ इस बर्थ के लिए, अगले कई बर्थ के लिए भी। जैसे आजकल की जो टीन एज है वो बहुत ही स्मार्ट है, टैलेंटेड है, लेकिन ओवरथिंक है ना, कंपैरिजन, प्रेशर में रहते हैं कि, और अपने करियर को लेके क्लैरिटी नहीं है, मतलब उनमें क्लैरिटी नहीं है, मतलब अभी भी, मतलब वो यहाँ देखेंगे अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ देखेंगे अच्छा मैं कोई ये भी कर सकता हूँ, एक्सप्लोर वाले में, लेकिन एक फिक्स मुझे क्या करना है उनके अंदर ना वो क्लैरिटी नहीं आई है। आई थिंक टीनेजर्स भी नहीं, बहुत सारे लोग मतलब काफ़ी बड़े भी हो गए, मैंने 30 ईयर्स या उसमें भी देखे हैं कि वो अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। सो NLP कैसे इस राह में उन्हें हेल्प कर सकती है कि उनका गोल क्लैरिटी हो, करियर क्लैरिटी हो, जिस प्रेशर से, और उसी की वजह से शायद उन पे प्रेशर आ रहा होता है कि यार करना था, क्या कर रहा हूँ, कैसे होगा। ओके, देखिए क्लैरिटी यानी नहीं आ रही है, यानी ब्रेन में कोई ना कोई तो इल्यूजन है। ठीक है भाई, अगर कोई चीज़ क्लीन नहीं है तो कहीं तो गंदा है। ठीक है, तो क्लैरिटी लाने के लिए उस गंदगी को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेन में अपनी लाइफ को लेकर जो विजन एरिया है, इसका मतलब वो कहीं बना ही नहीं है, या तो वो बना है तो बहुत धुंधला बना है, या बना है तो बहुत ब्लॉकेज के साथ बना है। ठीक है, जब हम पास्ट के बहुत सारे ऐसे इमोशंस को हटाते हैं जहां हमने अपनी लाइफ को लेकर बहुत कैजुअल थॉट्स डाले हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि अरे लाइफ बहुत अच्छी है, कर लेंगे। ठीक है, लोग कहते हैं अरे ठीक है कर लेंगे। ठीक है, या फिर हमने अपने आप को, क्योंकि शब्दों की तो फ्रिक्वेंसी है, वो तो आपको फ्रिक्वेंसी दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, अभी नहीं समझ में आ रहा है, 18 साल 12 12th कर लेंगे तो उसके बाद क्लियरिटी कर लेंगे।
ठीक है, तो यू डिलेट टू योर सेल्फ विद द एनर्जी, तो एनर्जी डिलेट टू योर लाइफ फॉर एनी एरिया ऑफ, मतलब आपने ऐसा सिर्फ करियर की बात नहीं है, हर एक एरिया में अगर आपने किसी चीज़ को अपने अंदर एक एनर्जी के रूप में डेवलप किया है, ब्रेन के अंदर थॉट लाया है तो वो थॉट एनर्जी क्रिएट करेगा और वो एनर्जी आपके जीवन को कहीं ना कहीं दिशाहीन करेगी। अब इसको करने का सबसे अच्छा तरीका टीनेज के लिए है, जैसे आपने कहा कि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती। सबसे पहले तो हमारे जो जीवन का तरीका हो गया वो बहुत गलत है। अब बच्चों को बाहर जाने का कोई मौका नहीं मिलता, ठीक है, आधी से ज़्यादा दुनिया उनकी मोबाइल तक सीमित है, आप ठीक है, वो ग्रीन एनर्जी में जा ही नहीं रहे हैं। आधी से ज़्यादा क्लैरिटी तो हमारे विजन को या हमारी एनर्जी को हमारी प्रकृति दे देती है, ठीक है, लेकिन वहाँ हमारे बच्चे अब जा ही नहीं जा रहे हैं। उसमें कई कारण है, मोबाइल भी कारण है। पहले हमारे पास ज़्यादा खुली जगह हुआ करती थी, अब नहीं है। पहले हमारे पास शायद उतना पढ़ाई को लेकर प्रेशर शायद उतना नहीं था जितना अब होने लगा है, ठीक है। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि उसके करियर को सब डिसाइड कर देते, बच्चा डिसाइड करे या ना करे, ठीक है। तो आपने अपने बच्चे को उसके बचपन से लेके अब तक 12th तक या जहाँ तक भी है, पेरेंट्स का प्रेशर सबसे पहले बहुत ज़्यादा जाता है और वो प्रेशर आपके बच्चे के अंदर अपने जीवन के प्रति जो उत्सुकता है उसको खत्म करता है, ठीक है। जैसे आप कि जो मम्मी पापा बोल रहे हैं यही करना है, ये दैट प्रेशर, और नहीं कर पा रहा तो भी प्रेशर। मैं एक आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, आप लोग करके देखिएगा। आपका बच्चा 20-21 साल का अगर है, ठीक है, लाइक वो 3 साल से लेकर 20-21 साल तक है, क्योंकि 3 साल से बच्चे को पहले कोई इतना नहीं चिल्लाता है, ठीक है। अगर चिल्ला रहे हैं तो भाई रुक जाइए, ठीक है। आप अपने बच्चों को 40 दिन, 41 दिन या 50 दिन तक ना डांटिए, ठीक है। सिर्फ एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ठीक है। आप जैसे ही 10-12 दिन रुकेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर क्रिएटिव थॉट्स और क्रिएटिव एक्टिविटी बढ़ने लगी। जिस मोबाइल के लिए आप चिल्ला रहे हैं उस मोबाइल को उठाने की उनकी इच्छा खत्म होने लगेगी। अच्छा, क्योंकि आजकल बहुत पेरेंट्स की यही कंप्लेन है कि हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बात करे, खुल के बात करे, लेकिन वो मोबाइल एडिक्शन में इतना है कि उसको होता है कि बस मुझे मेरा फ़ोन मतलब मुझे मिल जाए, या अपने एडिक्शन में है कि वो उनको लगता है कि मैं पेरेंट्स से क्या बात करूं, वर्ड्स कम है या नहीं, या उनको लगता है कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, मैं बोलूँगा तो पेरेंट्स अपना बोलेंगे नहीं वो नहीं ये नहीं। बल्कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी ओपन, दे वांट कि हमारा बच्चा अच्छा करे, वो खुल के बात भी शायद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं क्योंकि उनका भी एक फेज गया हुआ है। और आजकल सभी के 1 या 2 बच्चे हैं, सो उनको ज़्यादा ओवर पैम्पर, या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम अपनी तरफ से बेस्ट दें, दे वांट, बट आजकल बच्चे ही नहीं बात करते पेरेंट्स से, जब एक ज़्यादा बेस्ट देने लगे हैं। हाँ जी, ज़्यादा बेस्ट देने लगे ना। अच्छा, हाँ, ज़्यादा बेस्ट देने लगे, ज़्यादा बेस्ट देने लगे। हाँ। जब आप देखिए, पैम्परिंग अच्छी चीज़ है, ओवर पैम्परिंग इज नॉट गुड, ठीक है। पैम्परिंग, देखिए आपके बच्चे के अंदर आपका बच्चे का ब्रेन कितने कंफर्ट जोन में जा रहा है, ये उसकी जिंदगी की डिजाइनिंग को करने के लिए काफ़ी है। आप देखो, जिन बच्चों के पास, या हम में से कोई भी पर्सन हो जिसके पास बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं और उसके अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करने की क्षमता है, वो ऊंचाई पर ज़रूर जाता है, ठीक है। जितने भी बड़े नाम आप ले लीजिए जो आज आपकी डेट में लगता है कि हाँ इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है, उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज देखा है जहाँ उन्हें ना तो ये समझ आया कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है, और ना ये समझ में आया कि ज़िंदगी में जीना है या मरना है। मतलब इस वाले फेज में जब चले गए तब उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि ब्रेन को एक टास्क मिला, ठीक है। और जब आप सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं तो आपका ब्रेन, चूंकि ब्रेन हमेशा आपको प्रोटेक्टिव मोड में रखता है, ठीक है, ब्रेन हमेशा आपको प्रोटेक्ट रखने की तरफ रखता है, इसलिए वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और आपकी जिंदगी में आपके सर्वाइवल को मतलब एक्टिव करने लगता है, या कह लीजिए कि आपके सर्वाइवल को उस तरफ लेके जाने लगता है जहां से आप अपनी दिशा को बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक। जैसे बस ये भी एक चैलेंज है, सर्वाइवल मोड पर लाना। हमारा ब्रेन हमेशा खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, हैप्पी नहीं रखना चाहता, ठीक है।
वो ये कहता है कि तुम सुरक्षित रहो, वो डराएगा बार बार, हाँ, ठीक है, लेकिन डर को खत्म करके आपको हैप्पी नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि ब्रेन हमारा कमांड ही वैसे है, ठीक है, वो हमेशा प्रोटेक्टिव मोड पे रहता है। आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को बताना है कि आई रियली डोंट वांट ओनली प्रोटेक्शन, आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, ठीक है, क्योंकि हम अपने ब्रेन को वो बता ही नहीं रहे जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारा ब्रेन जब कठिनाइयाँ थोड़ा देखता है तो वो प्रोटेक्टिव होता है और आपको टास्क देता है। तो देखिए, जब आपके सामने आपके पीछे कुत्ता दौड़ता है, एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ तो हुआ है बचपन में, ठीक है, तो मैं उसको रिलेट कर पाती हूँ। जब कुत्ता दौड़ता है ना, तो भले ही आप दौड़ने में भले धीमे रहे हो, लेकिन उस दिन तो शायद आप मैराथन जीत जाओ, सही में, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन ने बोल दिया कि भाई दौड़ अब तुम, नहीं तो गया, इस कुत्ते ने आज तुम्हें काटा, ठीक है। तो यानी हमें दौड़ना आता है, लेकिन हमारे ब्रेन ने हमें एक कंफर्ट जोन दिया हुआ था। जैसे ही उसके सर्वाइवल पर बात आई, उसने एक्टिव कर दिया आपकी बॉडी को, आपने वो करके दिखाया जो आप नहीं कर रहे थे। मुझे आपकी ये वाली बात बहुत सही लगी कि आप अपने बच्चे को 40 दिन ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक आप सभी को करना है, और आप फिर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका इसका क्या रिजल्ट आया। एंड मतलब बच्चों को आप नहीं डांटिए तो आई थिंक उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी इसमें बढ़ेगा। बिल्कुल। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मुझे मेरी डॉटर को खाना खुद हाथ से खिलाना पसंद है, अच्छा, ठीक है, और उसको खाना पसंद है ऑब्वियसली, ठीक है। तो चूंकि मैं थोड़ा सा काम में रहती हूँ, लेकिन कितनी भी काम में रहूँ, उसको दोनों टाइम का खाना मैं मेरे सामने मेरे साथ खिलाती हूँ, ठीक है। तो जब तक मैं उसे अपने हाथ से खिलाती रही, तब तक उसने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं खुद से खा लूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आई हूँ इस बार, तो मैं उसे नहीं लाई हूँ, ठीक है, तो वो खोजेगी ना कि कोई उसे खिलाए, कोई उसे उस तरह पैम्पर करे, ठीक है। लेकिन जब उसे ये टास्क मैंने मेरे सामने बैठकर ही देना शुरू किया, अलग तरीके से दिया, ठीक है, तो उसने उसी चीज़ को अपने आप से खाना शुरू किया ना, मुझे कहना भी नहीं पड़ा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जैसे आप अपने बच्चे को कभी कभी सब्जेक्टिव फोबिया ले लेते हैं, जैसे कि मैथ्स में बड़ा फोबिया होता है, हाँ, सही में, और पेरेंट्स, अभी देखिए आपने भी कहा सही में, ठीक है, मुझे क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं जब बच्चे पैदा होते हैं, मतलब पैदा होना नहीं, लेकिन फिर भी जब भी स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, पेरेंट्स क्या बोलना शुरू करते हैं, मैथ्स पढ़ लो, बहुत टफ होता है, मैथ्स कर लो, टफ होता है, बेटा मैथ्स पे ध्यान तो आगे चल के मैथ्स टफ हो जाती है। ब्रेन ने वही लिया कि मैथ्स टफ होने वाली है, सही बात है। और जिनके पेरेंट्स बचपन से बोलते हैं मैथ्स इजी है, जिन्होंने मैथ्स से पढ़ाई की होती है और जिनको बायो टफ लग रहा होता है या कुछ और सब्जेक्ट टफ लग रहा है, वो कहते हैं मैथ्स इजी है, उनके बच्चों के लिए वो सच में इजी होती है। हाँ, आपने ये बहुत सही बात बोली है, ठीक है। तो आप क्या ब्रेन को सुना रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने जो मतलब ब्रेन आपका केपेबल है कि वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लेगा, वो मैथ्स को भी आराम से कर पाएगा और बायोलॉजी को भी। यहाँ पे बस हमें उसको प्रोग्रामिंग वैसी करनी है, हमें प्रोग्रामिंग वैसी करनी है। अब एक एग्जांपल देखिए, आपने कई रील्स देखी होंगी, कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें किसी को हाथ नहीं है या पैर नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है, करते हैं, या वो हाँ, बहुत अच्छे से अपने पूरे डेली रूटीन के काम को कर रहा है। सही में, कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो उस वक्त उसका ब्रेन सर्वाइवल के लिए एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो उसने अपनी बॉडी को उसी तरीके से ट्रेंड कर लिया, ठीक है। जनरली लोग क्या कहते हैं, नहीं लेफ्ट हैंड, जिनका राइट हैंड से काम करने की आदत होती है, लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। अभी आपको इस हाथ में, मतलब ये मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये नॉट अ मैनिफेस्टेशन बट एक नॉर्मल, अगर आप किसी भी कारण से इस हाथ से काम नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कि अभी करवा चौथ में आपने मेहंदी लगा ली है, अच्छा, ठीक है, और आपका ये हाथ खाली है, ठीक है, तो आप देखो ना, महिलाएं इस हाथ से खाना खा लेती हैं जी, हाँ, ठीक है, खा लेती हैं,
ये मुझे भी इसका एक एग्जाम्पल याद है। मैं और मेरी फ्रेंड छोटे थे, वो कुछ तोड़ रही थी आम या ऐसे, उसमें वो गिरी है शायद पेड़ से, और एग्जाम्स के दिन थे, राइट हैंड ही फ्रैक्चर हुआ है कुछ ही दिनों में। अब उसने ऑब्वियसली लेफ्ट से कभी नहीं लिखा, पर एग्जाम देना था उस समय, ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं होते थे, उसने सीखा है और अब वो दोनों से लिख पाती है फिर। करेक्ट, क्योंकि जब आपके पास सामने जीने को लेकर के, सर्वाइवल को लेकर के तनाव या कोई ऐसी स्थिति आ गई जहाँ करो या मरो वाली सिचुएशन है, ब्रेन आपको तुरंत प्रोटेक्शन में डालता है और आपको एक्टिव कर देता है उस चीज को करने के लिए जिससे आप प्रोटेक्टेड हो। सही बात है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे तो ब्रेन हमें नेगेटिव चीजों से क्यों नहीं प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि आप प्रोटेक्ट होना नहीं चाहते, आप खुद को टास्क नहीं दे रहे। शायद कुछ लोगों की आदत में आ जाता है विक्टिमाइज या रहना, मतलब एक ऊर्जा के साथ जीते जीते आप एक ही तरह के जीवन को जीते। जैसे एक बार कोई घटना घटी, आज घटी, आपने उसे देखा, कल तक आपने उसे सोचा कॉन्शियसली, मतलब ये वो चेतना में है ना, याद में है। आप उसको सोचकर एक दिन सोच रहे हो, 2 दिन सोच रहे हो, 3 दिन सोच रहे हो, चेतना में सोच रहे हो। लेकिन एक समय होता है कि वो चेतना से चला जाता है और कॉन्शियसली आप उसको कुछ भी काम कर रहे हो, वो चल रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे पहले दिन आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो आप ध्यान देते हो कि गियर किधर जाएगी, आप ध्यान देते हो कि स्टीयरिंग कैसे घुमानी है, ठीक है, आप ध्यान देते हो कौन सा ब्रेक लगना है, ठीक है, सब चीज ध्यान से कॉन्शियसली कर रहे होते हो। लेकिन जब आप कार सीख जाते हो तो स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप इधर बात कर रहे हो, आप इधर, सब अपने आप हो रहा है ना, आपको उसे कुछ जानबूझ के नहीं करना होता है। तो कोई भी जीवन में घटना पहले जब हो रही है तो आप कॉन्शियसली ही कर रहे हो, जानबूझ के ही कर रहे हो, ठीक है, और बाद में वो आपके बॉडी के अंदर कॉन्शियस से सब कॉन्शियस चला गया, तो अब आपकी वो आदत बन गई है जो आपने कहा। सही बात है। सो दैट मीन्स एनएलपी हमें परफेक्ट नहीं बनाता है, बल्कि हमें सेल्फ अवेयर बनाता है। परफेक्ट की क्या परिभाषा लेंगी आप? हाँ, मतलब मुझे वही लगता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी लाइफ बहुत ही परफेक्ट है, नहीं, मैंने शायद गलतियाँ भी करी हैं, उनसे सीखा भी है, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ी हूँ। करेक्ट है ना, मतलब उससे कुछ लर्निंग करी है कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करती तो, और कुछ लर्निंग ही करी है। सो उसने मुझे अवेयरनेस दी, सेल्फ अवेयर मुझे करवाया, ताकि मैं अपना आगे की दुनिया फिर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर पाऊँ। और अब मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ का। देखिए, जिनके मन में ये होता है कि ये चीज़ परफेक्ट है, या मैं परफेक्ट हूँ, या मेरा ये काम परफेक्ट है, उन्होंने वहीं पे स्टॉप लगा दिया अपनी आगे की ग्रोथ या ग्रूमिंग के लिए। क्योंकि उन्हें तो पता है ना कि अब मैं परफेक्ट हूँ, अब मैं नेक्स्ट सीखने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये उन्होंने ब्रेन को बता दिया है, और ब्रेन के साथ 80 ट्रिलियन सेल्स को भी बता दिया है। ठीक है, और उन इमोशंस को बता दिया कि जो अब आपको सीखने नहीं देने के लिए मोटिवेट करेंगे। मुझे ना ये 80 ट्रिलियन सेल, अब मैं कुछ भी करूँगी मुझे याद रहेगा कि मुझे पॉजिटिव 80 ट्रिलियन सेल्स मतलब कि आपके, हाँ। आपने देखा है ना, एग्जांपल मैं इसको इससे बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने देखा ना, ब्रेन की कभी भी आप पिक्चर देखते हो या कोई स्ट्रक्चर देखते हो तो आप क्या देखते हो, बहुत सारे छोटे छोटे नर्व्स के का एक जखीरा बना हुआ है। हाँ, जाल जैसा, जाल जैसा। तो इसके अंदर आपकी बॉडी को जो भी मैसेज दिए जा रहे हैं, जैसे आपके इसमें ब्रेन नहीं है, आपके हाथों में ब्रेन नहीं है, पर ये हाथ उठ रहे हैं तो मैसेज यहाँ से जा रहा है, यानी इस हाथ की नर्व्स जुड़ी हुई है आपकी सीधे ब्रेन से। ठीक है, कुछ भी यहाँ गिरता है तो ब्रेन तुरंत, हाथ अगर गर्म है तो ऐसा होता है ना, तो ब्रेन यहाँ नहीं है, हाथों में ब्रेन नहीं है, ब्रेन की एक नर्व्स है, एक सेंसर नर्व्स है जो यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब पूरी बॉडी की एक सेंसर नर्व्स यहाँ पे जुड़ी हुई है, अगर उस प्रोग्रामिंग के लिए वो चिप्स यहाँ लगी हुई है तो वो एक जखीरा दिखता है, राइट, वो सेल्स का जखीरा दिख रहा है। तो यानी इतने बड़े सिस्टम की चिप अब इतने में बनी हुई है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर वो 80 ट्रिलियन सेल्स का जो पूरा नेतृत्व है वो इसके द्वारा किया तो जरूर जा रहा है, लेकिन ये रख नहीं रहा है। अगर माइंड कंट्रोल में आ जाए तो लाइफ भी हमारी चेंज होती है। हाँ, हो जाती है नीलम जी, मेरी हुई है, बहुत सारे और लोगों की हुई है, तो डेफिनेटली हर किसी की हो सकती है। देखिए, ब्रेन में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पैटर्न, इमोशंस, हमारे हार्मोन के कारण, कनेक्शन के कारण हम अपनी लाइफ के पैटर्न्स को खुद ही कई बार बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, जाने अनजाने बिगाड़ चुके हैं। ठीक है,
जब आप अपने ब्रेन लेवल पर, जैसे मैं और आप हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसी तरीके से ब्रेन हमारी बॉडी के साथ न्यूरल पाथ के थ्रू बात करता है, ठीक है। अब आपने अपनी बॉडी को अगर ये मैसेज भेज दिया, अब जैसे कोई इंसान बहुत इमोशनल होता है, कहते हैं आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी, तो आप अपने ब्रेन को भी बता रहे हो और अपनी बॉडी को भी बता रहे हो कि आई एम इमोशनल, जब भी कुछ हो यही निकल लाना। हाँ, राइट, ठीक है। लेकिन जब हमें अपने बॉडी को ये बताना है कि नहीं, मैं इमोशनली बैलेंस हूँ, हमारे ख्याल से कोई भी ये नहीं बोलता है कि आई एम इमोशनली बैलेंस जब तक वो अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है। तो जब आप इमोशनली बैलेंस की तरफ बढ़ते हो, अपने अंदर इम्बैलेंस इमोशंस के पिक्चर्स, साउंड और उन चीज़ों को निकालते हो जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है, तब आप उन चीज़ों को ला पाते हो जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। ओके, इज इट रिलेवेंट कि ये मेंटल हेल्थ से भी बहुत रिलेवेंट है? क्योंकि शायद मैं देखा है कि कुछ लोग बहुत इमोशनली इतना ब्रेक डाउन हुए हैं, खड़े हुए फिर ब्रेक डाउन हुए हैं, फिर गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके उन्हें मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज हुए हैं, लाइक सिजोफ्रेनिया या ये, और उनके दिमाग में थॉट्स ही इतनी चलती हैं कि उन्हें हॉलुसिनेशन और वॉइसेस भी होने लगता है। नीलिमा जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करूँगी, वैसे मैंने कई और दूसरे पॉडकास्ट में कहा है, मैं चाहूँगी कि आपके भी दर्शक इस चीज़ को समझें। जैसे आपने ये बात कही तो मुझे वो याद आ गया। आपने कहा कि कई बार हमारे थॉट को मतलब बीमारी की तरफ ले जाते हैं, जो कई थॉट्स चलने लगते हैं। एक ऐसा केस था मेरे जीवन में जिसने मुझे NLP के लिए मोटिवेट किया था, दैट इज़ 12 ईयर मतलब 12 साल वो डिप्रेशन में रही हैं, ठीक है, और मेंटल इलनेस में ही रही हैं। मैं उनको पर्सनली जानती थी और शी इज़ अ वेरी गुड गाय, मतलब वो बहुत अच्छी हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। जब मैं उन्हें जानती हूँ, मतलब ऐसा मान लीजिए कि मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, ठीक है। और मतलब कहते हैं ना कि बहुत सॉफ्ट आवाज़, किसी बड़े के साथ मैंने उनको कभी जवाब देते नहीं देखा है, ठीक है, बहुत तेज़ आवाज़ में बात करते नहीं देखा, बहुत सीधी सादी सिंपल लड़की ऐसी। लेकिन जब शौक लगा, जब बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए, जब उनको बहुत ट्रॉमा टाइप हुआ, ठीक है, तो नेगेटिव थॉट ही सिर्फ नहीं आए, उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर दी, मतलब उनका ब्रेन से कंट्रोल चला जाता था, ठीक है। और उन बहुत फेयर थी, पर इस सिचुएशन में वो बहुत ब्लैक हो गई थी, ठीक है, स्किन का कलर बहुत डार्क हो गया था, आंखें थोड़ी सी जैसे आपको घूर रही हो ऐसी हो गई थी। NLP ने उनको 1 महीने में ठीक किया था। 12 साल तक कोई एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में था और मैंने उनकी फैमिली को बोलकर उनको बुलवाया था। 7 दिन उन्होंने किया मेरे साथ में और उसके बाद वो चली गई। मतलब जैसे ना जबरदस्ती बिठाया जाता। आपका वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा इस प्रोसेस में? लाइक ऐसे मतलब उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया या आप पहले से ही उन्हें जानती थी तो इसलिए उन्होंने आप पे ट्रस्ट हाँ, किया? तो मैं वही बता रही हूँ हाँ। कि मैंने उनको उनकी फैमिली को बोला कि मैं ऐसा कुछ मतलब कर रही हूँ, आप उन्हें भेजो, वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने उन लोगों के कहने पे, चूँकि ऐसा टच वैसा बॉन्ड था कि उनको 7 दिन बैठाया, वो 7 दिन बैठी, पर 7 दिन के बाद उन्होंने नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है और बहुत भयंकर रूप से बिगड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन उस 7 दिनों में जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया उससे उनको रिलीफ महसूस हुआ। फिर वो उन्हें मुझे बुलाना नहीं पड़ा, वो खुद आए कि मुझे ठीक होना है, इससे मुझे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो 12 साल से डिप्रेशन की दवा खा रही थी और 1-2 टैबलेट नहीं, नीलिमा जी, 20, 25, 30 टैबलेट्स वो खाती थी रेगुलर, ठीक है। मतलब इतनी टैबलेट्स वो ले रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए उतनी टैबलेट्स उनको दी जा रही थी, ठीक है। और जब मैंने उनके ऊपर वो जनवरी, जिस भी 4-5 साल से ऊपर हो गया, जब भी वो आई थी तो जनवरी लास्ट वीक में आई थी अपने आप से। जब दोबारा आई तो वो लास्ट वीक में आई, पूरा फरवरी हमने उन पे काम किया और मार्च में होली 12 साल बाद उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मंगवाया था। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो वो केस ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि मतलब ये तो मान लीजिए बहुत बिगड़ा केस था, और जब वो एक महीने में ठीक हुआ ना, तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे ग्रैटिट्यूड करते हुए गॉड से इतनी खुशी मिल रही थी कि वो इंसान आज अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल जी पा रहा है। आपकी लाइफ का ये बहुत ही संतुष्ट, हाँ, मतलब वहाँ से मुझे लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य शायद यही है। हाँ। ठीक है। तो मैंने वहाँ से फिर NLP के थ्रू फिर
बहुत सारे और चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई। मैं कहती हूँ कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ, चैनलाइज वो कर रहा है, और मैं ईश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो नॉर्मल टीचर बनने जा रही थी गवर्नमेंट, और उसको नहीं बनाना था, इसलिए उसने शायद वो परिस्थितियाँ पैदा करी ताकि मैं इस दिशा में आऊँ, और इस दिशा में भेजने के लिए उसका महान महान धन्यवाद। ये जैसे अभी मैं फैमिली की बात करूँ, एक फैमिली है, उसमें ऑब्वियसली सब एक साथ रह रहे हैं, इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड्स में डिसकनेक्शन हो जाता है। और क्या ऐसे केसेस में सिर्फ अगर एक पर्सन भी एनएलपी करता है, ठीक है, क्या वो पूरे परिवार को बदल सकता है खुद अगर एक ही कर रहा है? एक ही कर रहा है और बाकी लोगों के साथ वो उतना कनेक्शन रख रहा है जहाँ से वो थोड़ी भी बात उनकी सुन ले, मतलब 1% भी सुन ले, ठीक है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा परिवार चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो प्रैक्टिस ना करें, पर उसमें एक एंकर का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या एंकर कर रहे हो, क्योंकि शब्दों की फ्रिक्वेंसी आपकी सबकॉन्शियस माइंड लेती है, ठीक है। उसके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, और ज़िंदगी पूरे फैमिली के रिलेशनशिप बेहतर किए जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी बनाई जा सकती है। फ़र्क ये है कि सामने वाला व्यक्ति इस दिशा में बिलीव करना होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको कह दूं कि ये दवा पी लीजिए, ये आपको फ़ायदा करेगी, अगर आप नहीं पी रहे हो तो मैं नहीं गारंटी ले सकती ना कि ये आपको ठीक करेगा नहीं करेगा, तो सामने वाले को लेना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, पर उसी हिसाब से उन्हें रिजल्ट नहीं आता। लाइक मेहनत बहुत करी, पर जो मार्क्स जब आए सो वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। वो रात जाग भी रहे हैं, दिन भर जाग रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट और जिसने बहुत ही कम मेहनत करी या बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ लोगों का लर्निंग प्रोसेस बहुत क्विक होता है, वो देखते ही कर लेते हैं, उनके बहुत जाए, या किसी की राइटिंग स्किल इतनी अच्छी होती है कि थोड़े में भी उन्हें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो ऐसे में सारा NLP खेल डर का है, डर का है, सारा खेल डर का है। खेल डर का मेहनत आप कर रहे हो दैट इज ओके, पर उस मेहनत के साथ अगर आपके मन में डर है, ठीक है, अरे यार इतनी तैयारी तो करिए, पता नहीं मेरा इतना नंबर आएगा कि नहीं, जहाँ आएगा कि नहीं मतलब आपने अपनी ही पढ़ाई, अपनी ही मेहनत को आपने डाउट कर दिया, तो आपकी बॉडी में डाउट की एनर्जी आ गई, तो वो जितनी मेहनत आपने की है ना वो डाउट में चली गई, ठीक है। अगर आप कम पढ़ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो आपके लिए फिर वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप विश्वास रख रहे हो कि मैंने जो पढ़ा है वही आएगा, उतने ही नंबर आएंगे जितना मैं चाहता हूँ, 100% आपको उतने मार्क्स आते हैं। सही बात है, ठीक है। आपका ब्रेन किस चीज़ को कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ ले रहा है, दैट इज मैनिफेस्टेशन, राइट। कुछ लोग बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन पे रह रहे होते हैं, क्या वो मैनिफेस्ट किया होता है उन्होंने कभी ऐसा कि मैं मैनिफेस्टेशन होती है उनकी? मैं ऐसे कह लूँ कि जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो गलत रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट ही कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो लोगों को नहीं चाहिए होता वो कहते हैं कि नहीं चाहिए, और यूनिवर्स नहीं लेता। हाँ, अच्छा, ठीक है। जैसे लोग क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड अल्कोहल ना लेते हो, ठीक है, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ गुस्सा ना करती हो, ठीक है, तो वाइफ गुस्सा कर रही होती है और हस्बैंड ड्रिंक कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं का वर्ड यूनिवर्स नहीं लेता, ये यूनिवर्स का रूल है। अब मेरे से ये मत पूछेगा कि क्यों नहीं लेता, क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि क्यों नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि ये नहीं मुझे पता, पर यूनिवर्स का एक रूल है जो किताबों में भी लिखा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी में भी लिखा है कि यूनिवर्स इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। वो जो तुमने कहा उसको तथास्तु करना जानता है जी, ठीक अच्छा। है। अब नहीं हट गया तो क्या हुआ, मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता हो, मेरी वाइफ गुस्सा करती हो, तो वो वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपने जो समझाई कि यूनिवर्स नहीं लेता, तो आपको कॉन्शियसली अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है, राइट, है ना। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन में है, शायद मैं उन्हें बोलती हूँ निकल जाओ ना वहाँ से, पर वो पता नहीं इनसिक्योरिटी नहीं निकलते। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी कि आपका ब्रेन आपको सिक्योरिटी देना चाहता है, ठीक है, वो हमेशा आपको ऐसे मोड पे रखना चाहता है जहाँ पे आप कंफर्ट हो। जब भी आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ने की बात सोचते हो, आपका ब्रेन अनकंफर्ट हो जाता है, ठीक है, आपका ब्रेन के अंदर का इमोशन जो रोटेट हो रहा है वो अनकंफर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अभी जैसा भी है वो पर्सन साथ में है, कंफर्ट है, एक जोन बन चुका है, तो ब्रेन
तुरंत उस चीज़ को बदलने पे अनकंफर्टेबल फीलिंग में आ जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि ब्रेन आपको हमेशा प्रोटेक्ट स्थिति में रखना चाहता है। मैंने ना कुछ लोगों में ये देखा है कि वो लोग अपनी खुशी ना दूसरों में ढूंढते हैं, डिपेंडेंसी होती है कि उसने मेरे लिए किया, आई एम हैप्पी। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि उन्हें आप अकेला छोड़ दो, उनको एकांत में बहुत अच्छा लगता है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मेडिटेटिव मोड में बैठे हैं, अपना म्यूज़िक लगा रहे हैं, अपनी सुन रहे हैं और शायद मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं, वाइब्रेंट, मतलब उनके घर में भी आप जाओ तो वो सूदनेस लगती है कि आप यहाँ बैठो, आपको यहाँ शांति मिल रही है। सो ये क्या डिफरेंस है इधर? देखिए, यहाँ पे आपके अंदर ऊर्जा है, ठीक है, आप उस ऊर्जा को कैसे रोटेट कर रहे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर चक्रास हैं, उन चक्रास में ये एनर्जी मौजूद है जो आपको डिसाइड कराती है कि आपको डिपेंड रहना है या इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपके अंदर के जो इमोशंस है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, बेसिकली हमारे जो 7 चक्रास है, नेवल से 2 अंगुल नीचे सैक्रल चक्र जो होता है, जो कि इमोशंस का कारक है, वो अगर डिस्टर्ब है तो आप डिपेंडेंट इमोशंस के साथ होते हो। अच्छा, ठीक है, अगर आप उसी चक्र को बेहतर कर लो, क्लीन कर लो, चार्ज कर लो अच्छे से, मेडिटेटिव करके, ओम की चैंटिंग करके, मंत्र चैंटिंग करके अगर आप उसे क्लीन कर दो तो धीरे धीरे आप खुद अपनी हैप्पीनेस में आने लगते हो, ट्रू लव में आने लगते हो। और सेल्फ लव दो जगह से आता है। एक तो आपका सैक्रल चक्र जो कि नाभि से 2 अंगुल नीचे है, ठीक है, ऑरेंज कलर की ऊर्जा है, और दूसरा एक आपके हार्ट चक्र से। तो अगर आपकी खुशी की डिपेंडेंसी किसी अदर के पास है, इसका मतलब है कि आपके अंदर खुद के प्रति अनवर्दीनेस के थॉट है। ठीक है, यानी मैं बेहतर नहीं हूँ। ऐसे लोग जो दूसरों पे अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, आप देखिएगा उनके अंदर ये थॉट चलता है, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, मैं तो मज़ेदार नहीं हूँ। ठीक है, मैं खुश नहीं हूँ। तो वो उन चीज़ों की सर्टिफिकेट के लिए, या कह लीजिए कि एक तरह से कंफर्ट जोन पाने के लिए बाहर उस चीज़ को तलाशने लगते हैं, और फिर वो मिलता नहीं है, क्योंकि जिस भी एनर्जी को आप चेज करते हो वो भागती है। ये सही बात ठीक है, जिस भी एनर्जी को आप चेज करोगे वो भागेगी, क्योंकि कोई भी ऊर्जा बंधना नहीं चाहती है। ठीक है, आप उसको फ्री छोड़ दो तो वो आपके आस ही पास रहेगी। हाँ, उसे रिलीज का मतलब हमें फ्री रहना है, फ्री रहना है। हाँ, ठीक है, तो गुड और स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, चाहे वो कोई और ऊर्जा हो, वो यही चाहती है कि हम हैं, साथ हैं, ठीक है, पास हैं, पर बंधे हुए नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? ब्रेन में सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप ऐसे किसी भी उसमें है जिसमें आपको लग रहा है कि आप डिपेंड हो रहे हो, बहुत बहुत अच्छी एक है कि आप अपने सेल्फ को सामने देखो। ये एक तरह से ब्रेन थेरेपी भी है। अपने सेल्फ को सामने देखो और फिर देखो, अपने सेल्फ से ही सवाल पूछो कि आपको कहाँ डर लग रहा है। ठीक है, आप कहाँ अनहैप्पी हो। ठीक है, जो सवाल आप दूसरों से कर रहे हो वो सवाल आप अपनी ही सेल्फ से करो, आपको जवाब अपने माइंड में आने वाले पहले सेंटेंस में मिल जाएगा। ठीक है, जहां आप ये सवाल पूछना शुरू करोगे, आपके अंदर के जो इमोशंस है वो आपकी आंखों से या फिर आपकी जम्हाई से, ठीक है, या फिर आपके अंदर की वाइब्रेशन से, कई बार पैर हाथ सुन्न होने से ऊर्जा है वो रिलीज होती है। अच्छा, मुझे लगता है मैं आपके साथ बैठी हूँ ना कहीं मैं भी हील, या मुझे भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मेरा भी पाँव कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहा था। ओके, हाँ, और जब मैं शुरुआत कर रही थी तो थोड़ा पेल्पिटेशन सी थी जो बिल्कुल अब शांत हो गई है। ओके, अच्छी तो बात इसका है। मतलब कि जो आपका ब्रेन है ये बहुत ही पावरफुल है। तो इसका हम जैसे अपने लिए हम जैसे खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो हमारे ब्रेन के लिए ये एक फूड की तरह है। गुड थॉट्स। देखिए, हमें ये तो सिखाया जाता है ज़िंदगी में जब हम पैदा होते हैं कि तुम्हें अपने इमोशंस को कैसे बाहर निकालना है। मतलब गुस्सा करना सब सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे से हम पहला क्या करते हैं, जैसी कुछ गड़बड़ हुई उसको गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा देखकर सीख रहा होता है, वो गुस्सा करना सीख गया, वो बोलना सीख गया, वो चिल्लाना सीख गया। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाना भी सीख ही जाता है। ठीक है, जब आप उसे कुछ भी वो कहता है ना कि
मतलब हमारे लिए वो मैच्योरिटी से बाहर की चीज़ है, पर एक बच्चे के लिए वो उसकी इमोशंस है। और अगर हम उसे सुन नहीं रहे होते हैं तो वो अपने आप को सुनाने के लिए जब बड़ा होता है ना तो बाहर की दुनिया ढूंढता है। जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमारा बच्चा मुझसे शेयर नहीं कर रहा है, जब वो शेयर कर रहा था तब आपने सुना नहीं, अब आप सुनना चाहते तो आपको शेयर कर नहीं रहा है। ठीक है, आपका बच्चा चाहे जो स्टोरी सुना रहा है, आप दिन भर में उससे 1 घंटा जरूर बात करो छोटे बच्चे से। ठीक है, वो अपनी बात आपको शेयर कर पाए। ठीक है, इससे कुछ और होगा नहीं होगा, आप खुद भी लाइट फील करोगे क्योंकि एक प्योर एनर्जी आपको कुछ कह रही है। ठीक है, और दूसरा उसके ब्रेन में भी एक डेवलपमेंट जाएगा कि मैं अपना एक्सप्रेस कर पाता हूँ। नॉन एक्सप्रेसिव अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं आज की फैमिली में एक आदत बन गई है। ठीक है, हर इंसान अपने अपने में बिजी है। एक कमरे में 4 लोग बैठे, चारों के पास अपना मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल में है। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि इसमें वर्किंग मदर्स बहुत गिल्ट फील में रहती हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली बाहर गई हुई हैं, बच्चे घर पे हैं और एक गिल्ट रहता है कि हाँ वो पीछे हैं, पता नहीं इतनी देर मोबाइल देखा नहीं, क्योंकि फॉर देयर सिक्योरिटी उन्हें मोबाइल फ़ोन दिया जाता है। बड़ा पीछे से वो उसमें कितनी ज़्यादा गेमिंग चल रही है, क्या चल रही है। तो NLP क्या बच्चों पे भी हम इस पे, हाँ मतलब एज अ मदर क्या मैं ये सीख के अपने बच्चे के लिए भी मैं कर सकती हूँ या बच्चे को ही इसको NLP सीख के अपने पे इम्प्लीमेंट करना कर सकती हैं? मेरे साथ कितने ही मदर्स, मतलब दो तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए तो किया ही नहीं, उन्होंने किया ही मेरा प्रोग्राम सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए किया है। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि देखिए एक स्टेबल, एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण करती है। ठीक है, ये यूं ही नहीं कहा गया है। ठीक, आप अगर स्टेबल है, आप पॉजिटिव है, मैंने आपसे कहा अपने बच्चे को 40 दिन मत डांटिए, 41वें दिन आप उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। ठीक, तो अगर आप अपने अंदर NLP कर रहे हो तो आप अपनी इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो ना, आपको अपने शब्दों पे कमांड हो रहा है ना, आपको अपने एक्शंस पे कमांड हो रहा है ना, आप अपने जीवन को कमांड कर पा रहे हो ना, तब आप चिंता में ये नहीं सोचोगे कि हाय मेरे बच्चे का अगर एग्जाम में अच्छे से नंबर नहीं आए तो क्या होगा। तो आप गलत तरीके से अपने बच्चे के लिए गलत नंबर मैनिफेस्ट नहीं करोगे ना। ठीक है, फिर आप ये नहीं सोचोगे हाय कहीं बाहर गए कि कुछ हो ना जाए तो क्या करेंगे, तब ये थॉट नहीं आएगा आपके दिमाग में। तब आएगा जहां गया है मस्त जीवन जी रहा है, अभी आ रहा है वापस, प्रोटेक्टेड है। एक माँ का स्वस्थ विचारों के साथ बड़ा करना बच्चे को बहुत जरूरी है क्योंकि वो जैसा सोचती और बोलती है, वैदिक साइंस में भी कहा गया है कि माँ एक चंद्रमा है और चंद्रमा एक मन है और मन हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। एक माँ जब अपने बच्चे के साथ एक स्वस्थ दिमाग के साथ बात करती है तो वो वैसे शब्द बोलती है जो शब्द उसके बच्चे के जीवन को ग्रोथ दिला सकते हैं जी। अब कोई माँ खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है किसी और बात से, पर फ्रस्ट्रेटेड है, वो आके सबसे ज्यादा हक किस पे समझती है? अपने बच्चे को। तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालती है? अपने बच्चे पर। तो क्या कहेगी, क्या कहती है? जनरली 3-4 लाइनें जो कॉमन होती हैं हर महिला की अपने बच्चे के प्रति, परेशान करके रख दिया है, कुछ बोलो तो तुम लोग सर पे चढ़ जाते हो। ठीक है, मैंने जो डांटते हुए देखा है मैं यही देखती हूँ। ठीक है, तो जनरली आप वही शब्द तो बोल रहे हो जो आपको नहीं चाहिए जी। तो आपको जो चाहिए वही शब्द बोलिए, उससे इतर कुछ भी मत बोलिए क्योंकि शब्दों की फ्रीक्वेंसी बहुत मायने रखती है। आजकल ना माओ के मन में ये बहुत डर रहता है कि उन्हें पता है कि मोबाइल एडिक्शन, मतलब अगर मैं कपल की बात करूं और एक उनका बच्चा है, सो फादर बस मदर पे डाल देगा कि तुम पूरे दिन घर पे हो, तुम देख नहीं रही हो वो बच्चा इतने दिन मतलब मोबाइल पे खेल रहा है एंड लिया नहीं। और मदर पूरे दिन शायद बहुत बार अपने टीनेजर अगर बच्चा है, बड़ा हो चुका है और उससे बोल ही जा रही है, लेकिन वो बच्चा अगर लड़का है तो वो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट कर देता है मदर के साथ, तो वो उसे तब डांटती है, शुरू में चिल्लाती भी है। उसको पता होता है कि उसने पूरे दिन में कितना एफर्ट कर लिया वो मोबाइल का उसे लेने में, लेकिन बच्चे भी आजकल मतलब हम उसे बदतमीज बोले या जैसे भी बोले, आर्ग्यू हो रहा है। टास्क को चेंज कर दो ना। तो उसमें जैसे अगर आपने जैसे बोला कि 40 डेज नहीं डांटना, तो आप नहीं डांट रहे 40 डेज, आप उसे ये भी नहीं बोल रहे हैं कि बेटा भी बस करो, मोबाइल टाइम ओवर हो गया, और आप उसको देख रहे हो, तो माँ ना पीछे से एक हो रही थी कि यार इतने घंटे, और प्लस सोशल मीडिया अवेयरनेस, और उससे हमें सभी को पता है कि उसके कितने बैड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों पे। एंड कोई पेरेंट नहीं चाहता, हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहता है, पर बच्चा नहीं सुन रहा,
तो देखिए, मैंने कहा ना, हमेशा ब्रेन आपको प्रोटेक्शन मोड में रखता है। जी, आपने बच्चे को ये तो बताया कि उसको मत यूज करो, वो नुकसान करेगा। वो क्या नुकसान करेगा ये नहीं बता रहे हो, ठीक है। आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप चिल्ला रहे हो। पहली चीज तो जो कॉमन चीज है। दूसरी चीज, आपके बच्चे का जो फ्रिक्वेंटली केवल मोबाइल यूज करने का कारण, उसके पास कोई अदर टास्क नहीं है। एक 16 साल टीनेज का बच्चा है जो ग्रोथ में है, उसके पास तो इतने टास्क दिए जाने चाहिए कि उसका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि इसमें क्या नया निकल सकता है। अब आज की डेट में चूंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे, हम लोग छोटे थे तो बाहर खेलते भी थे, बाहर नहीं जा रहा, उसको बाहर कोई एक्सप्लोजर नहीं है, उसका कोई और दूसरा एक्सप्लोजर नहीं है। बच्चा सुबह उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, 2 3 4 ट्यूशंस लग जाते हैं बच्चों के अब तो, ठीक है। और उन ट्यूशंस के बाद वो क्या कर रहे हैं, जो बच्चा टाइम उसमें मोबाइल देख रहा है, सो जा रहा है। हाँ, इवन आजकल पढ़ाई भी मोबाइल्स में ही हो रही है, मोबाइल से एवरीथिंग, connected हो हाँ, रही है। मोबाइल इज देखिए, कनेक्टेड। डिजिटलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत बुरा तो है ही। हमारी आपकी आज रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। तो हम अपनी जिंदगी से प्रॉपर बाहर नहीं कर सकते, पर स्क्रीन टाइमिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए यही एक प्रोसेस है कि आप उनकी या तो टास्क बदल दीजिए, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए। तीसरा है, अगर ब्रेन के थ्रू कर सकते हैं तो आप उनको बोलिए, जो मैं एनएलपी के थ्रू कर सकती हूँ, दैट इज कि आप उनको बोलिए कि अच्छा तुम्हें ब्रेन में, अच्छा सोचो तुम्हारा मोबाइल कैसा है। ऐसे खेल खेल में बोल सकते हो आप कि देखो तुम्हारा मोबाइल कैसा है, अब देखो ये छोटा हो रहा है, एकदम छोटा हो गया, देखो गायब हुआ कि नहीं। तो 2 से 3 बार आपने ये प्रैक्टिस कराई ना, तो आप देखोगे कि इंटेंशनली, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर वो इमोशंस है ना कि मेरे को ये चाहिए जी। अब आपने ये एक इंटेंशन डाल दिया कि ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम्हारी एनर्जी में, तो आप कहीं ना कहीं उसको, हो सकता है कि स्क्रीन टाइम अगर 4 घंटे का है तो आप उसका स्क्रीन टाइम 2 घंटे ले आओ, या 2 घंटे का है तो आप 1 घंटे ले आओ, और धीरे धीरे हो सकता है आप बंद भी करा लो। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें शायद मेरे बताने पे नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि वो उसका पूरा एक प्रोसेस है जो 10-15 दिन का होता है, जिसके थ्रू आप इजीली एडिक्शन खत्म कर सकते हैं। एनएलपी सीखने की कोई एज ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब पहली बार नीलिमा जी सीखा था ना, मेरे साथ एक लेडी थी जो 83 ईयर्स की थी, ओके, ठीक है, और वो बाहर से थी, ठीक है। और मुझे उनको देख के लगता था कि शी इज, मतलब ऐसे टाइम पे लोग बोलते हैं कि अब तो ये जाने वाली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लोग ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उन्हें देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता था, मुझे भी और मुझे लगता था कि यार, मतलब इस एज तक वो इस एनर्जी में सीखने आई हैं कि मुझे अपने जीवन को बदलाव लाना है। और वो 83 इयर्स में बदलाव लाया ही नहीं उन्होंने, बदलाव लाने के बाद वो काउंसिल भी कर रही हैं, और वो उस समय 83 थी, आई थिंक आज की डेट में वो 91 होंगी। वेरी नाइस, ठीक है। और आज भी वो काउंसलिंग कर रही है, यहाँ से नहीं है, इंडिया से नहीं है, बाहर से है। तो एज नहीं होती, एज नहीं होती है। और लिमिटेड एज पे अगर मैं मेरे पूछूं, पास जैसे 10 कौन से साल का बच्चे, बच्चा भी सीखने आया है। अच्छा, ठीक है, तो वो छोटा, और अच्छी बात है अगर आपका एक छोटा बच्चा सीख रहा है ना, तो इट्स अ गुड फॉर यू, इट इज गुड। आई थिंक वो अपना फ्यूचर डिजाइन इससे और अच्छे तरीके से कर भी पाएगा। बिल्कुल कर लेगा। आप इसे बच्चे को डिजाइनिंग कराते हो, और ऐसा करने से बच्चे की जो एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स हो गए या बाकी की जो जिंदगी है, वो सोचो ना कितनी कम एज में डिजाइन कर पा रहा है। आपने देखा है ना कुछ बच्चों को जो 16 साल में बिजनेस कर रहे हैं, 17 साल में बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, राइट, उनका विजन स्ट्रांग है, विजन स्ट्रांग है, ठीक है। वो विजन कब बनाया दिया गया? आप इंटरव्यू सुनो अगर किसी बच्चे का, तो वो क्या कहते हैं, मैं 7 साल का था, 8 साल का था, तो मैं ऐसे देखता था तो मुझे लगता था कि मैं ऐसा करूंगा। हाँ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा बीज इमेजिनेशन का या विजुअलाइजेशन का बोया गया था, तब वो हुआ। आप सोचो पूरा ब्रेन ही आप उसको सिखा रहे हो कि अपने ब्रेन को कैसे आपको एक्टिव करना है, या कैसे अपने ब्रेन के साथ डील करना है। तो जब वो ऐसी स्थिति में आएगा, जब उसे अपनी ज़िंदगी बनानी होगी, तो वो सोचे बना चुका होगा। आखिर आज 12th क्लास पास करने के बाद भी जब एक बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, चाहे वो मेडिकल से फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम्स देने जा रहा है, तो फिर आप ये क्यों पाते हैं कि वो बच्चा डिप्रेशन में है? ठीक है। 12th तक की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वो जब वो एग्जाम दे रहा है तो उतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको फेस कर सके। राइट।
ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को शुरुआती दौर से ही 6-7 साल के बाद से आप करा सकते हैं बहुत ईजिली। 8 साल से एक बच्चा बहुत समझदार हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अगर आपको आज हमारे व्यूअर्स को कुछ NLP का अपनी तरफ से कुछ बताना है तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे ना सबसे बड़ा जो आता है कि मैम मेरी लाइफ बदलेगी कि नहीं। जी, ठीक है, आप अपने जीवन को लेकर पहला ही डाउट लेकर आ गए कि बदलेगी कि नहीं। NLP से बदलेगी या नहीं बदलेगी वो बहुत बात की बात है। आपकी जिंदगी बदलेगी क्योंकि आप चाहते हो। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले तो उसके लिए आपके चाहने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप होना चाहिए। जी, ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को खुशी के साथ जीना चाहते हो तो अपने ऊपर काम जरूर करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं यही कहूंगी कि जिंदगी खुश रहने का नाम है। दुखी होने के लिए ना तो ईश्वर ने आपको ये जिंदगी दी है और ना आप खुद यहाँ दुखी होने के लिए आए हो। अगर आप कहीं से भी दुख को फेस कर रहे हो या स्ट्रगल को फेस कर रहे हो, या तो इसके पीछे कर्म है या तो इसके पीछे कोई इवेंट है जो प्रेजेंट मोमेंट पे है, और ये दोनों ही सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। जब आप NLP से वो सारी चीज़ें निकालते हो तो आप ये दोनों ही चीज़ों को ख़त्म कर पाते हो, और जब आप इसे ख़त्म करते हो तो आपके पास एक अबंडेंट लाइफ आती है, एक अबंडेंस के साथ लाइफ आती है जो आपको बहुत खुशियाँ देती है। और सच में ज़िंदगी हैप्पीनेस का नाम है। मैंने अपनी बदली है, न जाने कितने लोगों ने बदली है, अब आपकी बारी है। सताक्षी जी ने आज हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है NLP के बारे में। मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, जो आपके डाउट्स होंगे, फियर्स होंगे, और आई थिंक क्लैरिटी भी मिली होगी। आप अपने बच्चों को, या अगर आप पेरेंट्स हैं या आप इवन ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपको मुझे लगता है एक बार NLP का कोर्स ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप अपनी ब्रेन की पावर और आपका जो अंदर का बेस्ट वर्जन है ना, आप उसे निकाल पाएंगे सताक्षी जी की हेल्प के कारण। राइट सताक्षी जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच, आपको Thank भी, you. आपके व्यूअर्स को भी थैंक थैंक यू। यू।